नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी फिर आपके लिए राजस्थान जी के राजस्थान कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो है राजस्थान की हवेलियां। यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, राजस्थान के जो आर्किटेक्ट है, राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसमें महल मान लो, किले मान लो, और उसके साथ साथ ही देखें तो राजस्थान की हवेलियां भी बड़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान की हवेलियों की मैं जिक्र करूं तो राजस्थान में बड़े सेठ साहूकार हुए हैं, आज भी बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो राजस्थान से रिलेटेड है। मारवाड़ियों का एक नाम है, आज भी देखें तो उद्योग जगत में मारवाड़ियों का नाम है। राजस्थान के बहुत सारे सेठ साहूकार हुए प्राचीन जमाने में भी। पुराने जमाने की बात करूं तो उस समय भी राजा होते थे, राजाओं के मंत्री या हर शहर में बड़े बड़े सेठ होते थे और उनके पास होती थी बहुत शानदार महलों के तर्ज पर बनी हुई हवेलियां। आज उसी की चर्चा करेंगे कि हवेलियां कौन कौन सी। सवाल कैसे आते हैं, आपसे सीधा पूछा जाता है कि ये हवेली कहाँ है। जैसे मैं बहुत सारे हवेलियों का जिक्र मैं करूंगा, आपसे पूछा जाता है ये हवेली किस जिले में, किस शहर में, इस प्रकार का सवाल आता है। या फिर उसमें से अंदर से सवाल पूछा जाता है इस हवेली के निर्माणकर्ता कौन थे या इस हवेली की क्या विशेषता है। इस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। फटाफट हम देखते हैं कि राजस्थान की हवेलियां कौन कौन सी है। 10-15 हवेलियों का जिक्र मैं डिटेल से बताऊंगा, साथ में कुछ हवेलियों का आपको नाम याद रखना है। कोशिश करेंगे साथ मिल बैठ के कि आपको कुछ हवेलियों का नाम याद हो जाए। तो सबसे पहले हवेली की बात करो तो वो हवेली जो है वो उस हवेली का नाम है पटुओं की हवेली। देखो नाम आपने सबने सुन रखा है, पटुओं की हवेली। जैसलमेर की बात करूं मैं तो देखो शेखावटी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा हवेलियों का जिक्र आता है। 100 हवेलियों की बात करूं, 100 हवेलियां बीकानेर में पड़ती है। लेकिन जैसलमेर की हवेलियां जब भी बात होती है तो जैसलमेर की हवेलियों का एक अलग महत्व है। सबसे प्रसिद्ध हवेलियां रही है, उन्हीं में से एक हवेली है पटुओं की हवेली। इस देखो पटुओं की हवेली, वैसे तो हवेली एक है, चित्र आपके पीछे देख रहा है, बहुत शानदार हवेली बनी हुई है। आप देखोगे तो बहुत शानदार हवेली बनी हुई है, 1 2 3 4 5 मंजिला बनी हुई है। कहते हैं 7 मंजिला थी, लेकिन 5 मंजिला वर्तमान में बनी हुई है। अब पटुओं की हवेली की खास बात क्या है कि ये एक हवेली नहीं होकर 5 हवेलियों का समूह है। 5 हवेलियां एक साथ जुड़ी हुई है और उन्हीं हवेलियों के समूह को पटुओं की हवेली कहती है। अब कहते क्यों है, इन हवेलियों का निर्माण 1805 में एक व्यक्ति होते थे, एक सेठ होते थे जो सोने का काम करते थे। उनका नाम था गुमानचंद पटवा। याद रख लेना, गुमानचंद पटवा उनका नाम हुआ करता था और उन्हीं ने इसका निर्माण करवाया था। गुमानचंद पटवा की मैं बात करूं तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था और उसके 5 बेटे थे और पांचों के लिए 5 हवेलियां बनाई और यही क्या कहलाती है, पटुओं की हवेली। नाम याद रखना, 1805 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बाद में बढ़ती रही। जैसे जैसे पैसे आते गए वैसे वैसे ये हवेली बढ़ती गई। अलग अलग हवेलियों का निर्माण किया गया है। और ये मैं बात कर रहा था, गुमानचंद पटवा का जो परिवार था वो ब्रोकेंड व्यापारी थे। ब्रोकेंड व्यापारी होते हैं सोना चांदी के जो धागे बनते हैं ना, उनके व्यापारी थे। कई लोग ये भी कहते हैं कि वो पश्चिमी राजस्थान में अफीम की तस्करी करते थे, तो उनके पास अकूत संपत्ति थी, बहुत पैसे थे। तो ब्रोकेंड हवेली भी कहा जाता है इसको, ब्रोकेंड व्यापारियों की हवेली। आपसे सवाल पूछा जाए कि ब्रोकेंड व्यापारियों की हवेली कौन सी है तो उत्तर आएगा इसका पटुओं की हवेली। ब्रोकेंड का मतलब मैं बता रहा हूं आपको। ब्रोकेंड का मतलब होता है जैसे कपड़े पे धागे होते हैं ना, सोने के धागे जड़कर पहले काम होता था जड़ाई का, तो उनको ब्रोकेंड बोला जाता था। तो ब्रोकेंड व्यापारियों की हवेली भी इसको कहा जाता है। 5 हवेलियों का समूह है। जैसलमेर की हवेली की मैं बात कर रहा हूं, पहली हवेली है पटुओं की हवेली। अलग अलग हवेलियों का बात करेंगे, चित्र आप देखते रहना साथ साथ में जिनका चित्र उपलब्ध है। दूसरी बात करें तो दूसरी हवेली जो है वो है सलीम सिंह की हवेली। ये सलीम सिंह की हवेली है, जैसे हवेली नहीं लग रहा है जैसे कोई जहाज के आकार का है, ये है सलीम सिंह की हवेली। ये भी जैसलमेर में है और आपको मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था कि जैसलमेर के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे सलीम सिंह, बड़े दुष्ट आदमी थे। उसकी कहानी भी मैंने सुनाई थी, बड़े दुष्ट सलीम सिंह क्या थे, जालिम सिंह थे। तो सलीम सिंह की हवेली बनी हुई है जैसलमेर में। ये इस प्रकार के डिजाइन है, जहाज के आकार की है। एक और मैं बात बताऊं कि जैसलमेर की मैं बात करूं तो पटुओं की हवेली सतखंडा हवेली थी। सतखंड का मतलब आप देखोगे तो उसमें 7 खंड हुआ करते थे पहले, लेकिन वर्तमान में मैंने कहा कि 5 मंजिला है। जैसलमेर में स्थित सलीम सिंह की हवेली 9 खंडा है, इसके 9 खंड माने जाते हैं। तो सलीम सिंह की हवेली के 9 खंड है, जबकि पटुओं की हवेली के 5 खंड वर्तमान में है। तो सलीम सिंह की हवेली की कुछ खास बातें देखोगे आप तो सलीम सिंह की हवेली में क्या खास बात है, देखो इस जो सलीम सिंह की हवेली है इसका निर्माण 1815 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। इसमें जहाज महल भी कहा जाता है। मैंने अभी कहा था आपको कि इसकी आकृति कैसी है। आपसे पूछा जाए कौन सी हवेली है जिसकी आकृति जहाज के समान है तो इसका उत्तर होगा सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में।
क्योंकि इसके सामने का हिस्सा एक जहाज की तरह दिखता है, इसलिए जहाज महल भी कहा जाता है। इमारत की छत धनुषाकार और नीले कपोलों के साथ ढकी हुई है। पर्यटन नक्काशीदार कोष्ठकुंभ से सजी हुई है, एक मोर जैसी दिखती है, को देखकर लगता है कि सलीम सिंह की हवेली बहुत शानदार बनी हुई है। और इसके पूरा होने के बाद मेहता परिवार, सलीम सिंह मेहता का परिवार इसमें रहता था। इस इमारत में 38 बालकनियां हैं और जिनका डिजाइन एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। जो जितनी भी 38 खिड़कियां बनी हुई है, वो बालकनियां जो बनी हुई है वो सब की अलग अलग डिजाइन है। तो खास बात इसमें यह है कि 9 मंजिला है, सलीम सिंह के द्वारा बनी हुई है, जैसलमेर में है, अलग अलग डिजाइन की है और जहाज के आकार की है, इसलिए इसका नाम जहाज महल भी इसको कहा जाता है। 2 हवेलियों की बात की, पटवों की हवेली की हमने बात की और दूसरी बात की सलीम सिंह की हवेली। बात करते हैं अगली हवेली की। ध्यानपूर्वक एक एक को दिमाग में डालते जाना। ये जो हवेली है जैसलमेर की तीसरी महत्वपूर्ण हवेली है, ये हवेली है नथमल की हवेली। बहुत शानदार डिजाइन आप देखोगे, खिड़कियां इसमें दिखेगी, बालकनियां बनी हुई है इसमें दिखेगी। तो इसकी खास बात क्या है नथमल की हवेली की? तो नथमल की हवेली की बात करूं तो जैसलमेर के महारावल हुआ करते थे, राजा जैसलमेर के राजा को कहते थे महारावल। तो महारावल बेरीसाल जी ने इसका निर्माण करवाया था 1885 और इसका निर्माण करवाया। तो इसमें दो मंजिला हवेली को अपने दीवान नथमल, उनके जो दीवान थे, जैसे सलीम सिंह भी प्रधानमंत्री थे वैसे ही नथमल भी बेरीसाल के दीवान थे। तो बेरीसाल ने अपने प्रधानमंत्री या दीवान के लिए इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया था। दीवान का नाम था नथमल, इसलिए ये हवेली का नाम हुआ नथमल की हवेली। को उपहार स्वरूप भेंट किया गया। हवेली चबूतरों पर बने एक सुंदर हाथी दीवान के पद की गरिमा का परिचय है। उसके सामने बड़े बड़े हाथी बने हुए हैं और उन हाथियों को देख के लगता है कि हाथी किसका प्रतीक है? दीवान का प्रतीक है। इसके 2 निर्माणकर्ता, आपको याद रखने वाली बात है, इस हवेली का निर्माण 2 भाई हुआ करते थे। एक का नाम था हाथी और एक का नाम था लालू। ये 2 भाइयों ने मिलकर करवाया था। तो निर्माणकर्ता काफी मोस्ट चीज मैं बता रहा हूं कि नथमल की हवेली जो है उसके निर्माणकर्ता, वैसे राजा की बात पूछी जाए तो महारावल बेरीसाल थे। किसके लिए बनवाया गया? तो ये नथमल जो उनके दीवान थे उनके लिए, और जो वास्तुकार थे वो 2 भाई थे, एक का नाम था हाथी और एक का नाम था लालू। तो जैसलमेर के 3 प्रसिद्ध हवेलियों की हमने जिक्र किया। पटवों की हवेली जैसलमेर में है, सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में है और नथमल की हवेली जैसलमेर में। 3 हवेलियां, 3 का स्ट्रक्चर हमने देखा। अब जल्दी फटाफट हम देख लेते हैं अगली हवेलियों की बात। कुछ हवेलियां ऐसी हैं जो जोधपुर में है। नाम आपने को याद रखना है। जोधपुर की हवेलियां कौन कौन सी है अभी आपको याद रखना है। देखो जोधपुर की हवेलियों की खास बात क्या है। पुष्य हवेली जिसका जिक्र मैं अभी करूंगा, 25वां हवेली, मतलब 25 हवेलियों का समूह है। 25वां हवेली पाल हवेली, बड़े मियां की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली और लालचंद ढड्ढा की हवेली। ये कुछ हवेलियां हैं जो जोधपुर की। लालचंद ढड्ढा की हवेली जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है लेकिन फड़ौदी में है। याद कैसे? देखो पुष्य हवेली का मैं जिक्र अभी करूंगा, जोधपुर में है, इसकी डिटेल बताऊंगा। पुष्य जो हवेली है वो राजस्थान की एकमात्र ऐसी हवेली है। एक नक्षत्र होता है जिसको बोलते हैं पुष्य नक्षत्र, बहुत पवित्र नक्षत्र होता है। ऐसा नक्षत्रों का संयोग होता है और वो सबसे पवित्र संयोग माना जाता है और उस नक्षत्र बोलते हैं पुष्य नक्षत्र। और उस पुष्य नक्षत्र में जोधपुर में एक हवेली का निर्माण करवाया जो कि सारे का सारा एक ही नक्षत्र के समय किया गया था और वो हवेली थी पुष्य हवेली। कहां है? जोधपुर में। दूसरा है 25वां हवेली, आपको याद रखना है, पाल हवेली याद रखना है। बड़े मियां की हवेली मोस्ट है, आपको इसके बारे में डिटेल से नहीं पूछा जाएगा। बड़े मियां की हवेली कहां है? बड़े मियां कहां है? जोधपुर में है। तो ये बड़े मियां कहां के है? जोधपुर के। पोकरण की हवेली ये मोस्ट है। देखो हम देखते हैं कि जैसे दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में राजस्थान की हवेलियां मिल जाएगी, बीकानेर महल मिल जाएगा आपको, बीकानेर महल मिल जाएगा। तो बीकानेर में नहीं है, वो दिल्ली में है। वैसे ही पोकरण के जब बड़े व्यक्ति जोधपुर में ठहरते थे तो उनके लिए अलग से हवेलियां बनी हुई होती थी, इसीलिए पोकरण की हवेली कहां है? तो पोकरण के जागीरदार जब भी आते थे जोधपुर में तो उनके ठहरने के लिए हवेली जो बनी हुई है वो जोधपुर में बनी हुई है। राखी हवेली ये भी एक उस समय का एक जागीर थी राखी, तो वहां के जागीरदार के ठहरने के लिए हवेली बनी हुई थी, तो उसको राखी हवेली, वो भी जोधपुर में है। और लालचंद ढड्ढा की हवेली है फड़ौदी, जोधपुर में। एक बार वापस देखना, पुष्य हवेली, 25वां हवेली, पाल हवेली, बड़े मियां की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली और लालचंद ढड्ढा की हवेली फड़ौदी में, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की कुछ हवेलियों का हमने जिक्र किया। देखो थोड़ा सा डिटेल्स की और देखेंगे। डिटेल देखोगे तो मैंने बात की थी पुष्य हवेली की, तो पुष्य हवेली जोधपुर में है। इसका निर्माणकर्ता जो थे, पुष्य हवेली का निर्माणकर्ता थे वो रघुनाथ जोशी थे। पुष्य हवेली के जो निर्माणकर्ता थे वो थे रघुनाथ जोशी। याद रख लेना आप, रघुनाथ जोशी या भूरजी जोशी, 2 नाम लिखा हुआ आता है।
रघुनाथ जोशी भी कहा जाता है। भूरजी जोशी ने किस हवेली का निर्माण करवाया? इसका उत्तर होगा पुष्य हवेली। यह विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है, यह विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र, कौन से नक्षत्र है? पुष्य नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस हवेली का नाम पड़ा पुष्य हवेली। कहां है? जोधपुर में है। दिमाग में अभी डाल दो, जोधपुर में पुष्य हवेली है। एक और हवेली है जोधपुर में जिसको टेबल में मैंने नहीं बता रखा था, उस हवेली का नाम है आलोकिया हवेली। ये जोधपुर में है। आलोकिया हवेली जो है इसको साधु संतों की हवेली भी, देखो जोधपुर के एक शासक हुआ करते थे मान सिंह, नाथ संप्रदाय का काफी प्रभाव था और उन नाथों के या साधु संतों के ठहरने के लिए एक हवेली बनाई गई थी और उस हवेली का नाम है आलोकिया। इस लोक की नहीं है जैसे संतों के लिए है, तो इसे साधु संतों की हवेली भी कहा जाता है। ये भी कहां है? जोधपुर में। तीन चीजों की आप तीन हवेलियों का दिमाग में वापस, बड़े मियां की हवेली कहां है? जोधपुर में है। पुष्य हवेली कहां है? जोधपुर में है। आलोकिया हवेली कहां है? जोधपुर में। दिमाग में फिट कर लो, अभी एडजस्ट कर लो। थोड़ी थोड़ी बातें और करेंगे भाई, थोड़ी थोड़ी बातें और करेंगे। देखो कुछ चूरू की हवेलियों के नाम देख लेते हैं। चूरू की हवेलियां कौन कौन सी? चूरू में काफी हवेलियां है, सेठ साहूकार काफी। देखो शेखावटी क्षेत्र में बड़े बड़े सेठ हुए थे और उनके नाम से उनकी हवेलियां आज भी है। मैं खुद बचपन में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सीकर में रहता था, तो एक बहुत शानदार हवेली में रहता था, नाम मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर की नक्काशी देखो आप, तो जैसे आपको लगता है कि आप किसी शानदार महल में बैठे हो। बहुत शानदार हवेली बनी हुई थी, अब शायद मैं देखा नहीं, मैंने, टूट गई है, बनी हुई है। तो बात कर रहे थे चूरू की हवेलियों की। चूरू की हवेलियां कौन कौन सी है? तो चूरू में देखो सुरणों की हवेली या सुरणों का हवा महल कह सकते हैं, ये चूरू में सुरणा परिवार की हवेली है, चूरू में है। रामविलास गोयनका एक परिवार है, सेठों का परिवार है। गोयनका की हवेली कहां है? चूरू में है। मालजी का कमरा, ये आप याद रखना है, या चूरू में आपको याद रखने वाली बात जो बता रहा हूं वो है मालजी का कमरा। बहुत बार सवाल आया हुआ है मालजी का कमरा कहां है, तो उत्तर आएगा आपका चूरू में। ध्यान रखना, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वेरी मोस्ट चीजें हैं। मालजी का कमरा कहां है? चूरू में। मंत्रियों की मोटी हवेली, ये भी कहां है? चूरू में। तो तीन चार हवेलियों का जिक्र किया। देखो इसके अलावा हम देखें तो दो चीजें आप याद रख लेना, बाकी ये सुरणों का हवा महल, गोयनका की हवेलियां ये चूरू की है। मालजी का कमरा आप जरूर याद रख लेना। इसके अगली बात करते हैं। देखो मालजी के कमरे की मैं बात कर रहा था, मैं कह रहा था मोस्ट चीज है, थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। मालजी का कमरा जो है वो चूरू में है। इसका निर्माण माल सिंह कोठारी द्वारा किया गया था। नाम से पता चल रहा है मालजी का कमरा नहीं है वैसे, ये एक बहुत शानदार हवेली है। इसका निर्माण किया गया था माल सिंह कोठारी द्वारा। इसमें 100 कमरों का महल कहा जाता है। बहुत कमरे, लगभग 100 के लगभग कमरे बने हुए हैं। मालजी का कमरा, नाम लग रहा है जैसे एक कमरे का नाम है, लेकिन चूरू का एक कमरा नहीं है। इसमें कितने कमरे हैं? 100 कमरे। तो 100 कमरों का महल भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जा, ऐसी कौन सी हवेली है जिसे 100 कमरों का महल भी कहा जाता है? उत्तर आएगा मालजी का कमरा। एक ही कमरा लेकिन 100 कमरे। इसका निर्माण मालसी में, नाम से पता चल रहा है। पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, दूसरा है दानचंद या दयानंद चोपड़ा की हवेली। ये सुजानगढ़ चूरू में है। ये राजस्थान में दान हेतु प्रसिद्ध है। दानचंद, देखो दानचंद, जहां दान के लिए इस हवेली का उपयोग किया जाता था, वो प्रसिद्ध थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया दानचंद दयानंद चोपड़ा की हवेली। ये व्यक्ति का नाम है और ये इसके दान की वजह से दानचंद हो गया। ये दयानंद नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा दानवीर था, तो इसका नाम दानचंद हो गया दयानंद से। तो दानचंद चोपड़ा की कह दो या दयानंद चोपड़ा की हवेली कह दो, सुजानगढ़ चूरू में है और ये दान हेतु प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियां बात हुई। यदि साथ साथ भी याद नहीं हो रहा है तो एक बार लिख लिया करो, आपको बड़ी मुश्किल से राजस्थान में हवेलियों का जिक्र मिलता है। कुछ बात कर देते हैं जयपुर की हवेली। जयपुर में ज्यादा हवेलियों का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 महत्वपूर्ण है, याद नहीं रहे चलेगा, एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर मैं बता दूं, जिक्र कर लेते हैं। तो भाई हवेलियां कौन कौन सी है? पहली है पुरोहित जी की हवेली। पुरोहित जी कहाँ के थे? जयपुर के। दूसरी है चूर सिंह की हवेली, जयपुर में। तीसरी है रत्नाकर भट्ट पुंडरीक, ये एक विद्वान हुए थे जिसका जिक्र मैंने आपको ईश्वरी सिंह प्रताप सिंह के जिक्र में किया था, तो वो भी जयपुर के थे। तो जयपुर की ये आप याद रखना है तो ये रख लेना, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक। तो इसकी हवेली है जयपुर में, कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे की बात करें तो ये हवेलियां उदयपुर, कोटा, अजमेर, जो अन्य हवेलियां हैं
वो आपको याद रखनी है। पहली हवेली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोहन सिंह जी की हवेली। मोहन जी कहाँ के थे? उदयपुर के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे मोहन जी, तो उनके नाम से मोहन सिंह जी की हवेली है। एक बागौर की हवेली, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बागौर की हवेली, ये उदयपुर में है। मैं अभी चित्र दिखाऊंगा जिसमें संग्रहालय बना हुआ है, संसार की सबसे लंबी पगड़ी इसमें है। संग्रहालय का चित्र मैं दिखाऊंगा, बागौर की हवेली। ये कहाँ है? उदयपुर में। याद रख लेना। सुनहरी कोठी मोस्ट है। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। कम से कम 50 बार सवाल पूछा गया है। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। याद रख लेना, अभी याद रख लेना, आपको लिखना ही नहीं है। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। अभी याद करना है, इसको पेंडिंग नहीं रखना। सुनहरी कोठी कहाँ की है? टोंक की। बड़े देवता की हवेली कोटा। झाली की हवेली, झाली की हवेली देखो, झालावंश जो था वो कोटा में था, तो इसलिए मैं आपको कंफ्यूज होने के लिए झाला झाली, झाला झाली जो भी है, झाला की पत्नी झाली होती है, तो झाली की हवेली हमेशा कोटा में होगी, कोई किसी डाउट की जरूरत नहीं है। सोनी जी की सालियां, ये अजमेर में सोनी जी की नसियां जो बोलते हैं, जिसका मैं अभी आपको जिक्र करने वाला हूं। तो देखना आप, मैं बात कर रहा था सोनी जी की नसियां, अभी मैंने बात की थी अजमेर में है सोनी जी की नसियां। एक जैन मंदिर है, बड़ा शानदार बना हुआ है जैन मंदिर। तो इस जैन मंदिर की ये इस प्रकार का है, ये कोई आप हवेली मत समझना, एक मंदिर है। मंदिर में की क्या खास बात है? सोनी जी की नसियां राजस्थान के अजमेर में स्थित है, ये मैंने आपको बताया है। एक जैन मंदिर है, ठीक है। करौली के लाल पत्थरों से बना हुआ एक खूबसूरत दिगंबर मंदिर है, जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। ये किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। ये आपको याद रखना। सोनी जी की नसियां जो है वो जैन तीर्थकर कौन से? आदिनाथ जी को समर्पित है। ये मंदिर 1864 से 1865 के बीच में ये बड़ा था। लाल पत्थरों से बना होने के कारण इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। सोनी जी की नसियां को क्या कहा जाता है? दूसरा उपनाम है लाल मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि करौली के लाल पत्थरों से बना हुआ, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? लाल मंदिर हो गया। इसमें एक स्वर्ण नगरी भी है, जिसमें जैन धर्म से संबंधित पौराणिक दृश्य है। अयोध्या नगरी का जिक्र है, प्रयागराज के दृश्य अंकित है। यह स्वर्ण नगरी अपनी बारीक कारीगरी और पच्चीकारी के लिए सोने का बना हुआ है। अंदर जाके देखोगे आप, जैन मंदिर ऐसा बना हुआ है, सोने के चित्र, सोने का चित्रांकन किया गया है, इसलिए इसको अंदर वाला जो भाग है जहां सोने का नक्काशी की गई उसको बोलते हैं स्वर्ण नगरी। जैसे सोने की नगरी आ गई आपको, इसमें अयोध्या का जिक्र है, पौराणिक दृश्यों का जिक्र है, साथ ही प्रयागराज का जिक्र है। तो अलग अलग नगर दिखाई देंगे वहां के चित्रकारी। तो देखो, सोनी जी की नसियां से संबंधित 4 बातें हमने बताई। लाल मंदिर है अजमेर में, आप सबको पता है, और इसमें क्या है? स्वर्ण नगरी है, आदिनाथ को समर्पित है। और किस पत्थरों के निर्माण से हुआ है? इसका करौली के लाल पत्थरों से, इसलिए इसको क्या कह दिया? लाल मंदिर। तो ये तो हुई सोनी जी की नसियां की बात है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये क्या है? मैंने कहा था बागौर की हवेली कहां है? मैंने कहा था कहां है, आपको याद आ रहा होगा। बागौर की हवेली है उदयपुर में। और इसकी खास बातें जो है, देखो ये चित्र के आपको दिख रहा होगा, शानदार। आजकल म्यूजियम लिखा हुआ आ रहा है इसको, जिसमें पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बागौर की हवेली कहां है? उदयपुर। मैंने अभी बताया, विश्व की इसमें सबसे बड़ी पगड़ी इसी हवेली में, संसार की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो इसी हवेली में रखी गई है। 1886 से पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, आपसे कई बार सवाल पूछा गया, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र किस जगह है? ऑप्शन में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसे प्राचीन संस्कृति के स्थलों के नाम आते हैं। तो वैसे ही इसमें एक सवाल आता है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर होगा उदयपुर में। उदयपुर में किस जगह? उत्तर होगा बागौर की हवेली में। 1886 से इसमें संचालन किया जा रहा है। और इसकी खास बात है कि इसमें संसार की सबसे बड़ी पगड़ी इसमें रखी हुई है। याद हो रहा है? बागौर की हवेली कहां? उदयपुर। आपको याद रखना। बात थोड़ी सी आगे बढ़ा लेते हैं, कुछ हवेलियों का नाम लिख लेते हैं। जहां मोस्ट कहूं वहां आपको याद रखना है। पसारी की हवेली है। अब सीकर की हवेलियों की मैं बात करूं तो सीकर में भी अलग अलग, जैसे रामगढ़ काफी महत्वपूर्ण है, लक्ष्मणगढ़ और श्री माधोपुर, ये हवेलियों के भंडार है। यहाँ से बड़े बड़े सेठों ने अपने उद्योग जगत में अपना नाम किया है। चाहे बहुत सारे नाम अभी आएंगे, देखो आप, ये जो आपके नाम देखोगे आप, तो ये उद्योग जगत में भी बहुत बड़े नाम यहाँ से देखो, खेमका तथा गोयनका सेठों के नाम है। सेठों में जातियां हैं खेमका और गोयनका, रामगढ़ के सेठ है। आज भारत में उद्योगपतियों में खेमका और गोयनका का नाम इस परिवार का आता है। यहाँ की हवेलियां कहाँ हैं? रामगढ़ सीकर में, उनका जन्म स्थान से संबंधित है। बैजनाथ रुइया की हवेली रामगढ़ में है। बिनाणियों की हवेली है, बिनाणियों की हवेली है, ये जाती है, लेकिन यूं लग रहा है जैसे बीनणियों की हवेली है। तो बिनाणियों की हवेली कहाँ है? ये भी एक परिवार है सेठों का, सीकर में है। सहजा राम पोदार की हवेली, पोदार भी आपके उद्योग जगत में एक पोदार परिवार आता है, फतेहपुर सीकर में है।
केडिया और राठियों की हवेली लक्ष्मणगढ़ में है और पसारी की हवेली, थोड़ा सा इसमें मोस्ट नहीं कह सकता मैं, लेकिन पूछा जाए तो आपको इसमें रटना ही पड़ेगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। ज़्यादातर जो आप देखोगे तो बड़े बड़े सेठों के नाम जो आते हैं ना वो सीकर से रिलेटेड ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सीकर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, यहाँ से ज़्यादातर सेठ आए हैं, तो उनके नामों से पता चलता है कि इनकी हवेलियाँ वहाँ हैं। देखो कुछ और है, पोदार की हवेली नवलगढ़ में है, बघेरिया की हवेली झुंझुनू में है, भगतों की हवेली नवलगढ़ में है, ईसरदास मोदी की हवेली नवलगढ़ में है, लालधर जी की या धरखा जी की हवेली नवलगढ़ में है, रामदेव चौखानी की हवेली मंडावा में है, सागरमल लाड़िया की हवेली मंडावा में है, रामनाथ गोयनका की हवेली ये मंडावा झुंझुनू में है। तो सीकर और झुंझुनू के काफी सेठ साहूकार हुए, तो उनके नाम से है, ज्यादा मोस्ट वाली चीज मैं नहीं कह सकता इनको। कुछ और बातें हैं झुंझुनू की हवेलियों की। शेर जयदयाल कोडिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में है, नाथुराम पोदार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में है, सीताराम सिगतिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में है, सेठ हरिराम बंदासी लाल जी की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में, सोने चांदी की हवेली, इसको आप मोस्ट कह सकते हो जहां से सवाल बन सकते हैं। सोने चांदी की हवेली है, ये झुंझुनू में है, महनसर जगह पर सोने चांदी की हवेली। बिरला की हवेली, बिरला पिलानी है, बिरला इंस्टीट्यूट है, बिट्स का नाम सुना होगा, तो वो पिलानी में इनकी हवेली है, बिड़ला हवेली। बिड़ला नहीं है, ये बिड़ला है, टाटा बिड़ला है बोलते हो ना आप, बिड़ला। तो बिट्स है ना आपके पिलानी में है। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो सेंटर है वो पिलानी में है, तो इसी से बिड़ला हवेली कहाँ है, पिलानी में है। मोहनसर की हवेली, मेहनसर की हवेली झुंझुनू में, मेहनसर में ही है, तो कोई बात नहीं है। टिबड़े वाला की हवेलियाँ झुंझुनू में है, ये आप याद रख लेना, इसमें से नहीं रहे। टिबड़े वाला की हवेली कहाँ है, झुंझुनू में। एक बार सवाल पूछा गया था टिबड़े वाला की हवेली किस शहर में पड़ती है, उत्तर आएगा झुंझुनू। बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कुछ हवेलियां, लगभग 50 के लगभग हवेलियां हमने देखी, मोटे मोटे 50 और 50 में से 20-25 हवेलियां थी जो सिंपल से आपको याद रखनी है। ज्यादातर हवेलियां, सबसे ज्यादा हवेलियों की बात करें तो किस क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में सेठों का नाम बताया, 15-20 के लगभग नाम है। तो सबसे ज्यादा हवेलियां 100 के लगभग हवेलियां हैं वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा आकर्षक हवेलियों की यदि बात करूं तो वो जैसलमेर की हवेलियों का नाम जरूर आता है। सीकर और झुंझुनू की जो हवेलियां हैं उनको एक बार आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके चाहे पेन से लिख के कैसे भी याद कर लेना, इनका एक बार नाम याद कर लेना, और जहां से मैंने मोस्ट के लिए बोल दिया है तो उस पर थोड़ा सा हाइलाइटर घुमा के आप उसको दिमाग में भी हाईलाइट कर लेना। तो ये थी छोटी सी जानकारी हवेलियों की। कमेंट करके मुझे बताना कि कौन सी हवेली की डिटेल, देखो इस हवेलियों की डिटेल आपको ज़्यादा कोई गाइड में नहीं मिलेगी, कोई गूगल पे नहीं मिलने वाली है, कहीं भी ज़्यादा डिटेल आपको नहीं मिलने वाली। जितने सामग्री मैंने कलेक्ट कर पाया मैं वो आपके लिए लेकर आया था। आशा है आपको पसंद आई। एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के महलों की, शानदार चित्रों के साथ उसको समझेंगे, महलों की डिटेल से हम पढ़ेंगे और उनमें से सवाल कौन कौन से आते हैं ये भी मैं बताता रहूँगा। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट वाला जो प्रक्रिया है वो चलाना। एक नई वीडियो में फिर बात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।